अब मुझसे ये सब नहीं होगा। ये तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। और मैं कोई नर्स नहीं जो इनके रोजमर्रा के सब काम करूं। कह दो अपने पिता से अपनी पत्नी की जिम्मेदारी स्वयं उठाए। और ये क्या बात हुई? वहां बड़ा बेटा पैसे गिन रहा है, यहाँ एक एक पैसा जोड़कर मैं अपने घर को चलाती हूँ, और मुंह उठाकर हर कोई यहीं इलाज करवाने चला आता है। अरे कहने को ये मुंबई शहर है, पर यहाँ एक एक रुपया जोड़ना पड़ता है। ये कोई क्यों नहीं समझता? सुजाता चिल्लाते हुए अपने पति गौरव से कहती है। गौरव बोला, अब बाबूजी से क्या ही बोलूं। माँ के इलाज में उनके रिटायरमेंट के सारे पैसे खर्च हो गए हैं। यहाँ तक कि माँ के सारे जेवर भी बिक चुके हैं। अब बस घर और जमीन रह गई है। उन्होंने अगर वो भी बेच दिया तो तुम समझती हो जीवन भर के लिए वो लोग यहीं रह जाएंगे। मैं भी थक चुका हूं अब उनकी सेवा कर करके। गलती कर दी जो मुंबई में नौकरी कर ली। पता नहीं वो कब समझेंगे कि एक मास्टर की नौकरी में मुंबई हो या कोई दूसरा शहर, वेतन उतना ही मिलता है जितने में खाकर सोया जा सकता है। सुजाता बोली, मैं कुछ नहीं जानती। अरे आपकी माँ तो अब बचेगी नहीं, पर जाते जाते हम सबको भी ले जाएंगी। बेहतर है उससे पहले अपने बाबूजी से बात करो और कहो कि बीवी को लेकर अपने बड़े बेटे के पास जाएं। वो इतने नोट गिन रहे हैं, क्या अपनी माँ पर खर्च नहीं कर सकते? जल्दी से जल्दी इस गंदगी को साफ करो, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर सुजाता पैर पटकते हुए रसोई में जाने लगी। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, सामने उसके ससुर कमल बाबू खड़े थे। वो गुस्से में बोली, ये लो, नाम लिया और फिर से सामने आ गए। क्या बात है बाबूजी, अब क्या चाहिए? क्या आप छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? कुछ ना कुछ मांगने आए होंगे या फिर मम्मी जी का काम लेकर आए होंगे। पर मैं कहे देती हूँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। बेटा आपका घर में ही है, उसी से करवा लीजिए। कमल बाबू बोले, बहू 3 दिन हो गए तुमने उषा के कपड़े नहीं बदले, ना ही हमारे कमरे की साफ सफाई करवाती हो। उसकी हालत बहुत खराब हो रही है। थोड़ा वक्त निकाल कर साफ सफाई ही करवा दो। सुजाता बोली, ना बाबा ना, ये साफ सफाई मेरे बस की नहीं है। आप सब तो कुछ करते नहीं, भरपेट खाना खा लेते हैं और सासू माँ के कपड़े बदलते बदलते मुझे उबकाई आने लगती है, तो मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। बगल के कमरे में बिस्तर पर पड़ी उषा जी अपने पति को बहू से विनती करते हुए सुन रही थी और उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वे मन ही मन सोच रही थी कि ईश्वर, आखिर मेरी ऐसी स्थिति क्यों कर दी जिसके कारण मेरे पति को हर किसी के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तभी कमरे में कमल बाबू ने प्रवेश किया और अपनी पत्नी के आंसुओं को पोंछते हुए बोले, कोई बात नहीं उषा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तो मैं दूसरों से उम्मीद क्यों कर रहा हूं? क्या मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता? अरे पत्नी जब पति की सेवा कर सकती है तो जरूरत पड़ने पर पति भी तो पत्नी के काम आ ही सकता है। चलो आज मैं तुम्हारे कपड़े बदल देता हूं। तुम भी क्या याद रखोगी कि मेरे जैसा पति तुमने पाया। अम्मा कहती थी तुम भागो वाली हो, पर भाग्यशाली तो मैं हूं जो तुम मुझे मिली हो। इतना कहते हुए कमल बाबू ने दरवाजा बंद कर दिया। बेचारी उषा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कह रही थी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। कमल बाबू बोले, किसने कहा कि तुम पाप की भागीदार बनोगी? अगर ऐसा है तब तो मैं, तुम्हारे बेटे, बहुएं सब पापी हैं, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी तुमसे सेवा करवाई है। अब तुम आराम से लेटी रहो। देखो मैं ये सुगंधित पाउडर लगा दूंगा, फिर तुम्हें अच्छा महसूस होगा। थोड़ी देर बाद कमल बाबू उषा जी से बोले, देखो तो कितनी अच्छी लग रही हो। चलो अब मैं तुम्हारी मांग भी भर देता हूं। उषा अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। उषा जी के चेहरे पर संतोष के भाव थे। उन्होंने कहा, बस मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। कमल बाबू बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो पानी भी पी लो। जैसे ही वो उठने लगे उषा जी बोली, ए जी, मुझे थोड़ी देर सोने की इच्छा हो रही है। आप सिरहाने ही रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। कमल बाबू ने उषा जी का हाथ थामा और उनके सिरहाने बैठ गए। उषा जी ने आंखें बंद कर ली और कमल बाबू उस दिन को याद करने लगे जब गांव में पहली बार उषा जी को पेट में दर्द हुआ था और वे उषा जी के लिए दर्द की टैबलेट लेकर आए थे। अब तो आए दिन उन्हें दर्द होता था और वो दर्द की टैबलेट लेकर खा लेती थी। दिन ऐसे ही बीतते रहे। करीबन 6 महीने बाद जब दर्द उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब सबने कहा कि मुंबई चले जाओ, वहां बेटा माँ को बड़े डॉक्टर से दिखा देगा। जब मुंबई आकर उषा जी को दिखाया गया
तो डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। ये कब तक जीवित रहेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। करीब करीब 6 महीने हो गए थे उन्हें वहां छोटे बेटे बहू के पास आए हुए। अब बेटा बहू उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे। बड़ा बेटा, जिसके पास पैसे की कमी नहीं थी, वो हर बार अपनी व्यस्तता का बताते हुए उन्हें अपने पास आने से मना कर देता था, जबकि इलाज के लिए कमल बाबू कभी बेटे के पैसे खर्च नहीं होने देते थे। अपने सारे पैसे उन्होंने पत्नी के इलाज में झोंक दिए। पर हद तो तब हो गई जब एक दिन उषा जी दर्द से छटपटा रही थी और छोटी बहू सुजाता बोली, गर्म पानी पी लीजिए, ठीक हो जाएगा। जब पता है बीमारी ऐसी है तो दवाई में क्यों पैसा खराब कर रही है? अरे खुद तो अपनी जिंदगी जी ली, क्या हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ेंगी? उस रोज कमल बाबू ने बड़े बेटे को फोन किया और अपनी माँ की दयनीय स्थिति उसके सामने रख दी और कहा, बेटा, तुम तो इतने बड़े मकान में रहते हो, तुम तो एक नर्स का भी इंतजाम कर सकते हो। अपनी माँ को थोड़े दिन के लिए अपने पास रख लो, यहाँ उसकी सेवा नहीं हो पाती है। बेटा बोला, बाबूजी, मेरे घर में आए दिन आया गया लगा रहता है। खैर छोड़िए उनकी बातों को। अरे कम से कम मेरे बच्चों का तो सोचिए। अगर माँ की ऐसी स्थिति है और इन्फेक्शन फैल गया तो मेरे बच्चे उस स्थिति में घर में कैसे रह पाएंगे? हाँ, पैसों की दिक्कत है तो मैं थोड़े बहुत पैसे यहाँ से भेज देता हूँ, बाकी मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। अचानक कमल बाबू पुरानी यादों से बाहर आए। उन्हें उषा जी का हाथ कुछ हल्का सा महसूस हुआ। उन्होंने उषा जी को जगाने की कोशिश की। उषा, ओ उषा, लगता है शाम हो गई। देखो, तुम्हारे साथ बैठे बैठे मैं पुरानी यादों को याद करने लगा और वक्त कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। जब उषा जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो कमल बाबू डर गए और जैसे ही उन्होंने उषा जी को हिलाया, उनकी गर्दन दूसरी तरफ लुढ़क गई। कमल बाबू बोले, नहीं उषा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मानता हूं तुम भागो वाली हो, पर तुम सुहागन जाने के चक्कर में मुझे अकेला छोड़ गई। अरे तुम्हें देखकर ही तो मुझे हौसला आता था और तुम्हारे लिए ही तो जी रहा था अब तक मैं। अब किसके लिए जीऊंगा मैं? बुजुर्ग पति की कुछ पलों की सेवा से ही मानो उषा जी तृप्त हो गई थी। वो उन्हें और कष्ट नहीं देना चाहती थी, इसलिए उस लोक को प्रस्थान कर गई। कमल बाबू के विलाप से बहू को एहसास हो गया कि अब वो बोझ से मुक्त हो गई है। दोनों पति पत्नी झूठ मूठ के आंसू लेकर पिता के सामने आ गए और बड़े भाई को खबर भेजी। भाई आया परंतु परिवार साथ नहीं लाया। जेठानी ने देवरानी को फोन करके कहा, सुजाता, बुरा मत मानना, पर तुमसे एक बात साझा कर रही हूं। वो झूठ मूठ कर रोना रोकर बोली, हाँ हाँ भाभी, बोलिए ना। जेठानी बोली, मैं इतने दिन वहां आकर नहीं रह सकती। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए और देवर जी के लिए अच्छे अच्छे उपहार खरीद कर आखिरी दिन तुम्हारे जेठ जी से भिजवा दूंगी। क्या तुम वहां मेरे अभाव में सब कुछ संभाल लोगी? सुजाता ने भी मौके पर चौका मारा और बोली, जेठानी जी, अब क्या कहूं, हमारी भी स्थिति ठीक नहीं है। माँ जी के इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए, अब ये सारा खर्चा कौन उठाएगा? जेठानी बोली, तुम खर्चे की चिंता मत करो, बस मेरी अनुपस्थिति को संभाल लेना और सबसे कह देना कि सब काम बड़े बेटे बहू ने किया है। देवरानी भी लालच में इस बात को मान गई, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि कमल बाबू ने ये सारी बातें सुन ली थी। अंतिम संस्कार का वक्त आया। सबने कहा, अरे ये तो भागो वाली है, 2 बेटों की माँ थी और सुहागन गई। बहू, चलो अब इनको लाल जोड़ा पहना दो। जैसे ही बहू आगे बढ़ी, कमल बाबू बोले, खबरदार, मेरी पत्नी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं उसे अपने हाथों से तैयार करूंगा। बेटों की माँ बनकर ये भागो वाली बनी कि नहीं, ये तो नहीं मालूम, परंतु मेरे जीते जी सुहागन जरूर रही। कुछ औरतों को उनके पति सुहागन तो बना देते हैं, पर बेटे उन्हें अभागन बनाकर छोड़ देते हैं। फिर कमल बाबू ने अपने हाथों से उषा जी को लाल साड़ी पहनाई, उनकी मांग सिंदूर से भरी। उषा जी का चेहरा देखकर आस पड़ोस की सभी औरतें कह रही थी, किस्मत हो तो उषा बहन जैसी, बड़ी भागो वाली थी जो सुहागन जा रही है। कमल बाबू चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे। कहते भी क्या, अगर कहते तो अपनी ही जगहसाई करवाते। उन्होंने चुपचाप पत्नी का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों किया और दोनों बेटों को इससे बेदखल किया, ये कहकर कि 12-13 दिन कैसे तुम लोग निरामिष खाना खाकर रहोगे? क्यों अपनी माँ के लिए इतना कष्ट सहोगे? उषा मेरी पत्नी थी, मैं उसके लिए कष्ट उठा लूंगा।
अंतिम संस्कार के अगले दिन कमल बाबू ने कहा, मैं अपने पैतृक गांव जाकर अपनी पत्नी के क्रियाकर्म की सारी विधि करना चाहता हूं। बेटों ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने किसी की एक ना सुनी और गांव चले गए। मजबूरन दोनों बेटों को उनके पीछे पीछे गांव आना ही पड़ा। 12 दिन के लिए मानो कमल बाबू ने अपने मुंह को सिल लिया था, किसी से एक शब्द नहीं कहते थे। वो हर रोज एक ही संकल्प दोहराते थे, उषा, जिन्होंने तुम्हारे दर्द में साथ नहीं दिया वो मेरे सगे नहीं और मैं उनका कोई नहीं हूं। समय बीता। करीब 14 दिन बाद कमल बाबू ने दोनों बेटों को बुलाया और बोले, अब तुम लोग अपने अपने घर लौट जाओ, मैं यहीं रहूंगा। बेटों ने सोचा, चलो अच्छा है, पीछा छूटा। अगले दिन वो जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी पड़ोस के विजय बाबू आए और बोले, कमल बाबू, आप तो करोड़पति हो गए हो, भाभी जाते जाते आपके घर को भर गई। कमल बाबू ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। विजय बाबू बोले, आपकी वो नहर के किनारे वाली जमीन पर सरकार कुछ बनाना चाह रही है और आपको मुंह मांगे दाम देना चाह रही है। जैसे ही दोनों बेटों के कान में ये बात पड़ी, उन्होंने अपना सामान वहीं फेंका और पिताजी के पास आकर बोले, बाबूजी, आप यहाँ अकेले क्यों रहेंगे? आप मेरे साथ रहेंगे। अरे माँ की सेवा नहीं कर पाए, पर आपकी सेवा हम करना चाहते हैं। कमल बाबू सब समझ गए। वे बोले, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ बेटों को जन्म देकर भागो वाली तो नहीं बन पाई। हाँ, सुहागन भले चली गई, पर मैं अभागा नहीं बनना चाहता। तो मेरा ये फैसला है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। दोनों बेटों ने उनके पैर पकड़ लिए, फिर अपने किए की माफी मांगी, पर कमल बाबू ने उनसे मुंह फेर लिया। जब सरकार की तरफ से एक कर्मचारी उनसे मिलने आया तो कमल बाबू ने कहा, मेरी सरकार से एक दरख्वास्त है। कर्मचारी बोले, हाँ हाँ कमल बाबू कहिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? कमल बाबू बोले, जमीन से मुझे कोई लगाव नहीं, आप बेशक उसे ले लीजिए, और इतने बड़े घर में मैं अकेला रहकर क्या करूंगा? जिसके लिए जीता आया वो तो मुझे अकेला छोड़ गई। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। दोनों बेटे आश्चर्य से पिता को देख रहे थे। कमल बाबू ने कर्मचारी से कहा, बस आपसे एक दरख्वास्त है, मेरे रहने का ऐसा इंतजाम कीजिए जहां मैं अंतिम समय तक सम्मान से रह सकूं, और मेरे इस घर को वृद्ध आश्रम में बदल दीजिए, जहां मेरे जैसे कुछ अभागे बाप को सम्मान की 2 रोटी मिल सके। और उन औरतों के लिए जगह बनाइए जिन्हें उनके पति तो सुहागन बनाते हैं, पर उनके बेटे उन्हें अभागन की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। कमल बाबू के बेटों का सिर जमीन में धंसा जा रहा था। कर्मचारी सब समझ गए। उन्होंने उनकी शर्तें मान ली और कमल बाबू ने हंसते हंसते कागजात पर दस्तखत कर दिए। खाली हाथ बेटों को वापस लौटना पड़ा। कमल बाबू के रहने का इंतजाम उनके ही हम उम्र लोगों के साथ एक अच्छे से वृद्ध आश्रम में किया गया, जहां उनके खाने पीने से लेकर उनकी चिकित्सा का भी ध्यान रखा जाता था। बचे हुए पैसों को कमल बाबू के खाते में जमा कर दिया गया। कमल बाबू ने अपनी एक वसीयत बनाई कि जो भी मेरे पैसे हैं वो मेरे बाद वृद्ध आश्रम के काम में लगाए जाएंगे, और जो मेरा घर है उसे वृद्ध आश्रम बनाया जाएगा। उस पर मेरे बेटों का कभी अधिकार नहीं होगा, वो हमेशा बुजुर्गों के लिए ही काम आएगा। दोस्तों, माता पिता की सेवा करें, उनसे कोई ऐसी बात ना बोलें जो उन्हें ये एहसास दिलाए कि बच्चों के रहते हुए भी माँ बाप अभागे बने फिरते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।